दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज का 100 प्रश्नों का सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 5। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए, ये आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। आपको बताना है कि किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और मौलाना आज़ाद। तो दिए गए कूट से इस प्रश्न का उत्तर आपको चयन करना है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो सही उत्तर है दोस्तों 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के मध्य द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और इसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। इनके अलावा सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय तथा एनी बेसेंट ने भी इसमें हिस्सा लिया था। तो दोस्तों महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय यानी ऑप्शन सी 1, 2 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वालों में महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट थे। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 2। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल यानी सार्वभौम शांति और भाईचारा की अवधारणा किस पर आधारित थी। ऑप्शन है आपके, देखिए, राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण और उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की नीति। ये दोस्तों 1582 में उसने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद ए इलाही और दीन ए इलाही नाम का नया पंथ भी प्रवर्तित किया था। और अकबर ने सुलह ए कुल की नीति राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण के लिए यानी उपरोक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था। तो सही उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। ऑप्शन ए सही है, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट। और दोस्तों 3 दिसंबर 1984 की भोर में भोपाल में यूनियन कार्बाइड प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस के रिसाव की घटना हुई थी, जिसमें 4000 से अधिक लोग काल के गाल में समा गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों किसकी दृष्टि में क्रिप्स मिशन एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक किसने कहा था। तो सही उत्तर है दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने जो है दोस्तों ये टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है शून्यकाल या 0 आवर संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है। तो सही उत्तर है भारत की। दोस्तों शून्यकाल विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है और लोकसभा में प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है, जिसकी अवधि अधिकतम 1 घंटा हो सकती है। इसको 0 आवर कहा जाता है। अगला प्रश्न है वह गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था वो कौन थे। तो सही उत्तर है दोस्तों स्कंदगुप्त। देखिए स्कंदगुप्त दोस्तों इन्होंने हूणों को पराजित किया था और हूणों का पहला भारतीय आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ और स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह पराजित हुए थे। ये आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर उसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया था। और स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत और 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हूणों ने कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, आपको बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके लिए थोड़ा वैचारिक प्रश्न भी है दोस्तों कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है। ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो विघटन के अधीन नहीं है। हालांकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और एक सदस्य जो पूर्ण कार्यकाल के लिए चुना जाता है वो 6 साल की अवधि के लिए कार्य करता है। और आप जानते हैं कि अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित या मनोनीत किए जाते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए ये राज्य व्यवस्था से ही है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों के आवंटन जो है किस जनगणना पर आधारित है? तो सही उत्तर है दोस्तों संविधान के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन जो है 2026 तक 1971 की जनगणना पर आधारित माना जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। और राज्य विधानमंडलों में सीटों के आवंटन के लिए 1991 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन है आपके भूमिगत पानी का पुनर्भरण, बाढ़ से बचाव, पानी की कमी को कम करना या मृदा क्षरण से बचाव। तो सही उत्तर है मृदा वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ भूमिगत पानी का पुनर्भरण है। और दोस्तों वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्र करने की विधि है। इस विधि का उपयोग भूमिगत जल के पुनर्भरण यानी एक तरह से इसको कहा जाए रिफिलिंग ऑफ जो है भूमिगत जल। तो ये भूमिगत पानी के पुनर्भरण वर्षा जल का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो सही उत्तर है कांगो नदी। दोस्तों कांगो नदी जो कि अफ्रीका महाद्वीप की प्रसिद्ध नदी है, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और इसी महाद्वीप की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न प्राचीन भारत के इतिहास से है कि सातवाहनों की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? दोस्तों सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। और पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जाति कहा गया है। और सातवाहनों की आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण या जुडिशियल रिव्यू का अर्थ क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है विधियों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार न्यायिक पुनरीक्षण कहलाता है। यानी जुडिशियल रिव्यू का अर्थ ये होता है कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों, ये न्यायालयों द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करता है। और यदि कोई कानून जो है असंवैधानिक है तो उसको रद्द भी कर सकता है। अगला प्रश्न है, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है गिर वन। गिर वन दोस्तों ये गुजरात में स्थित है और ये जूनागढ़ में, गुजरात के जूनागढ़ में है और एशियाटिक शेर के निवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अतिरिक्त महातेंदुआ, सांभर और चीतल यहाँ के प्रसिद्ध वन्यजीव हैं। अगला प्रश्न है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता यानी BOD जिसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, एक प्रकार के प्रदूषण का सूचकांक है किसका? तो सही उत्तर है जलीय वातावरण में। दोस्तों BOD या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण मापने की प्रमुख इकाई है। दोस्तों BOD का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही उत्तर है 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनर्स्थापना करना था। अगला प्रश्न है, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों कौन सा विद्रोह उलगुलन विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये था बिरसा मुंडा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को धरती आबा या जगत पिता और इनके विद्रोह को उलगुलन यानी महाविद्रोह या महान हलचल के नाम से जाना गया था। और मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सरकारिया आयोग से रिलेटेड है ये। सरकारिया आयोग गठित हुआ था किसकी समीक्षा करने के लिए? तो ये आसान सा प्रश्न केंद्र और राज्य यानी संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा के लिए 1983 में सरकारिया आयोग का गठन हुआ था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1988 में दी थी। अगला प्रश्न है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो सही उत्तर है 28 सितंबर 1993। तो 1993 में दोस्तों डेट याद रखिएगा 28 सितंबर 1993 को भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, आपको बताना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी या इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सही उत्तर है तेलुगु देशम पार्टी। दोस्तों तेलुगु देशम पार्टी या टीडीपी आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है और ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जो हैं चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत हैं। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने कितने वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। तो सही उत्तर है यदि किसी व्यक्ति ने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो वो पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों ठगों के दमन में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सही उत्तर है कैप्टन स्लीमैन। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था और स्लीमैन ने लगभग 1500 ठगों को बंदी बनाया था। अनेक ठगों को फांसी दे दी गई और शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। अगला प्रश्न है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो सही उत्तर है गुलबदन बेगम। दोस्तों गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। उसका जन्म 1523 में और मृत्यु 1603 में हुई थी। उसने अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूं नामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे। अकबर उसका बहुत सम्मान करता था। गुलबदन बेगम ने स्वयं लिखा है कि उसने अकबर के आदेश पर बाबर और हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति से लिखा था और गुलबदन बेगम ने अपनी इस रचना में हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का भी वर्णन किया है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं के शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, आपको बताना है। तो भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनरीक्षण, निर्धनता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों न्यायिक पुनरीक्षण। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू नहीं आता है, जबकि भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ये पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित इमारतों और शासकों को सुमेलित कीजिए। कुतुब मीनार दोस्तों इल्तुतमिश, गोल गुंबद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह, बुलंद दरवाज़ा इसका निर्माण अकबर ने और मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिलान था दोस्तों, कुतुब मीनार इल्तुतमिश। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुब मीनार इल्तुतमिश, इसके अलावा गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह, बुलंद दरवाज़ा अकबर और मोती मस्जिद औरंगजेब से रिलेटेड है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत या बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है आपके हिमालय, राकी, अरावली और एंडीज। तो सही उत्तर है अरावली। दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी या अवशिष्ट पर्वत या रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है, जबकि राकी, हिमालय और एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं ये फोल्डेड माउंटेन के उदाहरण है। अगला प्रश्न है शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है। तो सही उत्तर है शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है और ये कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। समग्र साक्षरता बढ़ी है, सही है। केरल की साक्षरता सबसे अधिक है, सही है। बिहार की साक्षरता सबसे कम है और साक्षरों की वृद्धि में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है, ये कथन आपका सही नहीं है। क्योंकि देखिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों में समग्र साक्षरता बढ़ी है, लेकिन दोस्तों जो है साक्षरता की वृद्धि में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है, ये सही नहीं है। क्योंकि इस दौरान जो है पुरुषों की संख्या में 10,76,31,940 की वृद्धि हुई है और महिला साक्षरों में 11 करोड़ से अधिक की संख्या में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, आपको बताना है। तो ये तिथि है दोस्तों 3 जनवरी। दोस्तों 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे न्यूनतम दूरी पर और 4 जुलाई, ये 4 जुलाई की डेट याद रखिए, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भू आकृतिक युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
तो सही उत्तर है आपका घोल रंध्र वायु। देखिए दोस्तों, हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर निर्मित अर्धवृत्ताकार या कटोरे आकार को सर्क कहते हैं। संयोजी भित्ति का निर्माण सागरी तरंग द्वारा, डेल्टा का निर्माण नदी द्वारा, जबकि घोल रंध्र का निर्माण काष्ठ क्षेत्रों में अपर्दनात्मक क्रिया द्वारा होता है, न कि वायु द्वारा। इसलिए ये जोड़ा आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, तरुणावस्था या युवावस्था में नदी अपर्दन का विशिष्ट लक्षण कौन सा है? ऑप्शन है चाप झील, महाखड्ड या गार्ज, अंतर घाटी और कटा किनारा। तो सही उत्तर है युवावस्था में नदियां उथली आकार की घाटी, गार्ज और केनियन बनाती हैं, जिसमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित और संकरे होते हैं और जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत और समतल होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेट्राइट जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आसान सा प्रश्न है। डेट्राइट ऑटोमोबाइल या मोटर कार, मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और ये अमेरिका के मिशिगन प्रांत में डेट्राइट नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर विश्व के प्रसिद्ध जनरल मोटर्स का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, किशन गंगा परियोजना भारत और किस देश के बीच विवाद का मुख्य कारण है? तो उत्तर है किशन गंगा परियोजना भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर है रूस के। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान रूस की मदद से या तत्कालीन सोवियत संघ गणराज्य की मदद से स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। स्वर्ण क्रांति फलों के उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा नीली क्रांति उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि से सुमेलित है। पीली क्रांति अंडों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। दोस्तों, देखा जाए तो नीली क्रांति का संबंध उर्वरक नहीं बल्कि मछली उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से और गुलाबी क्रांति झींगा मछली से। तो सुनहरी या स्वर्ण क्रांति फलों के उत्पादन से संबंधित है। केवल एक यही सही है। आपसे पूछा गया है कौन सा युग्म सही नहीं है, तो हो जाएगा 2 और 3, ये आपके सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, गलत जोड़ा आपको बताना है। इसमें अभ्यारण्य और उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर गलत जोड़ा है। बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक, ये आपका सही सुमेलित है। सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान सही सुमेलित है। अन्नामलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु सही सुमेलित है। पेरियार अभ्यारण्य ये आंध्र प्रदेश आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो पेरियार अभ्यारण्य केरल के इडुक्की और पथानमथिट्टा जिले में स्थित है और पेरियार हाथी और बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि पेरियार केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यहाँ पर देखिए सिमसा, होगेनक्कल प्रपात, कोर्टाल्लम प्रपात और जोग प्रपात। तो ये जो ऑप्शन दिए हैं इन विकल्पों में से सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोपा जलप्रपात है। दोस्तों, इसकी ऊंचाई 253 मीटर है और ये कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कूचिकल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? यहाँ पर देखिए गुजरात, गोवा, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो आप जानते हैं राजस्थान जो है दोस्तों, इसकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? आपका ये बताना है। तो ऑप्शन है अरावली, कुनलुन, काराकोरम और हिंदुकुश। तो सही उत्तर है अरावली। दोस्तों, अरावली जो है ये हिमालयी या हिंदुकुश श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, जबकि कुनलुन, काराकोरम और हिंदुकुश ये हिमालय श्रृंखला के अंग हैं। अरावली इसका भाग नहीं है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो सही उत्तर है लैटराइट मिट्टी आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और लैटराइट मिट्टी में दोस्तों लौह और एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कान्हा जो है मध्य प्रदेश में बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा गैंडा के और गिर एशियाई शेरों के।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, BAC आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देशों के सेटों में किसको गोल्डन क्रैंसेट कहा जाता है? संसार में विशालतम अफीम उद्योग। तो सही उत्तर है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। ये हैं गोल्डन क्रैंसेट कहा जाता है, जो कि संसार में दोस्तों, संसार में जो है ये अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। एक और जानकारी, स्वर्णिम अर्धचंद्र या गोल्डन क्रैंसेट ये अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, जबकि गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत म्यांमार, लाओस और थाईलैंड आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है? महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा या तमिलनाडु? तो जनगणना 2011 के अनुसार दोस्तों भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य आपका गोवा है। 62.2% नगरीय आबादी है। तो सही उत्तर है गोवा भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। अगला प्रश्न आपको बताना है एल नीनो क्या है? तो सही उत्तर है एल नीनो उष्ण समुद्री धारा है, और एल नीनो धारा को विपरीत धारा के नाम से भी जाना जाता है, जो दक्षिणी अमेरिका के पेरू तट के पश्चिम तट से 180 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। एल नीनो दोस्तों गर्म जल धारा है, जिसके आगमन पर सागरी जल का तापमान सामान्य रूप से 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण और टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? देखिए, आलोचना के अधिकार पर, एकत्र होने के अधिकार पर, निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर या संपत्ति के आधार पर? तो देखा जाए तो लोकतंत्र की सफलता आलोचना के अधिकार पर निर्भर करती है, और सफल लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि सरकार पर नागरिक समाज, प्रेस और मीडिया का दबाव बना रहे, और इसके लिए आलोचना का अधिकार बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो सही उत्तर है 2001 में। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति 2001 में अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कितने प्रतिशत निःशक्तता होने पर निःशक्त जन को रोजगार, आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है? तो उत्तर है 40% निःशक्तता। दोस्तों ये जो लिमिट है 40% की, 40% निःशक्तता होने पर इनको रोजगार, आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्य जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? देखिए, कानून व्यवस्था, पंचायती राज प्रणाली के कार्य के पर्यवेक्षण, राष्ट्रीय सुरक्षा और राजस्व संग्रह। तो दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, अन्य सभी कार्य जिला प्रशासन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिक सुरक्षा दिवस यानी सिविल सेफ्टी डे, सिटीजन सेफ्टी डे दोस्तों भारत में नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है नागरिकों को जागरूक करने के लिए, नागरिक सुरक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 6 दिसंबर को दोस्तों 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी RCEP रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है आपके चीन, भारत, जापान और थाईलैंड। तो सही उत्तर है कौन सा देश है आपका? ये है भारत। दोस्तों देखिए, 15 नवंबर 2020 को 15 देशों ने विश्व के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते RCEP का जो है गठन करने के संबंध में हस्ताक्षर किए हैं। इसमें आसियान के 10 सदस्य, इसके अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हैं। भारत इस समझौते में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, बोडोलैंड विवाद भारत के किस प्रदेश से संबंधित है? तो सही उत्तर है बोडोलैंड विवाद असम राज्य के बोडो नामक आदिवासी समुदाय द्वारा एक अलग राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। ओणम केरल सही सुमेलित है, और इसके अलावा लोहिड़ी पंजाब सही सुमेलित है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र ये भी सही सुमेलित है,
पोंगल आंध्र प्रदेश, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पोंगल आंध्र प्रदेश का नहीं बल्कि तमिलनाडु का फसल त्यौहार है जो 2.5 महीने जनवरी और फरवरी में मनाया जाता है। से सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता अधिनियम या बायोडाइवर्सिटी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो सही उत्तर है 2002 में पारित किया गया था जैव विविधता अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन का मुख्य कार्य क्या है? तो सही उत्तर है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्तीय या फिस्कल पॉलिसी के संबंध निम्नांकित में से किससे है? आपको बताना है। तो दोस्तों, वित्तीय नीति का संबंध कर लगाने और शासन के व्यय के संबंधित नीति से है। तो दोस्तों, वित्तीय या राजकोषीय नीति मुख्य रूप से सरकार से संबंधित होती है और राजकोषीय नीति में सरकार के आय यानी कर और कर भिन्न आय तथा सरकार के व्यय से संबंधित नीतियां शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ये बायोसेफ्टी या जैव सुरक्षा, सही सुमेलित है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक, सही सुमेलित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण, सही सुमेलित है। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय से संबंधित है और ये क्योटो प्रोटोकॉल वैश्विक तापमान में योगदान देने वाली गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में इसको अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है, क्यों? तो इसका कारण ये है कि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। अगला प्रश्न है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल क्या है? तो सही उत्तर है राखीगढ़ी। दोस्तों, हरियाणा के हिसार जिले में राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा और गनवेरी वाला पाकिस्तान, राखीगढ़ी और धौलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न पर्यावरण से संबंधित है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1972 में लागू किया गया था। तो सही उत्तर है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य वन्य जीवों की सुरक्षा और उनका संवर्धन करना तथा उनके अवैध शिकार पर रोक लगाना है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर है देहरादून उत्तराखंड में दोस्तों भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न यूपी स्पेशल से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। देखिए 1960 में दोस्तों जो है खादी ग्रामोद्योग अधिनियम संख्या 10 1960 के अंतर्गत खादी बोर्ड का गठन किया गया था। तो सही उत्तर है 1960 में उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। अप्रैल पार्क, ये आपका कानपुर में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क दोस्तों लखनऊ में स्थित है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर में और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये आपका उन्नाव में स्थित है। तो इस आधार पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि कितनी है? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश को लोकायुक्त की पद धारण अवधि वर्तमान में 8 वर्ष है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त की पद धारण अवधि उसके पद धारण करने की तिथि से 6 वर्ष निर्धारित थी, लेकिन 2012 में संशोधन करके इस 6 वर्ष को बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब हुई थी, कहाँ पर? तो सही उत्तर है 1917 में कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद अब प्रयागराज में हुई थी। वरन देश की पहली दुग्ध सहकारी समिति का प्रादुर्भाव हुआ था। तो सही उत्तर इलाहाबाद में दोस्तों, इलाहाबाद में कटरा सहकारी दुग्ध समिति 1917 में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर है शंकराचार्य का जन्म दोस्तों
केरल राज्य में हुआ था। और 8वीं सदी में इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव कलाड़ी में हुआ था और उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। और शंकराचार्य ने दोस्तों 4 मठों की स्थापना की थी, जिसमें श्रृंगेरी कर्नाटक में, द्वारका गुजरात में, पुरी उड़ीसा में और ज्योतिर्मठ यानी जोशी मठ उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। और दोस्तों यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी और देवनामप्रिय के रूप में किया गया है? तो सही उत्तर है सम्राट अशोक। दोस्तों अशोक का नाम जो है ये देवताओं के प्रिय यानी देवनाम प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय के रूप में उल्लिखित किया गया है और पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके शंकर, कपिल, रामानुज या पतंजलि। तो सही उत्तर है दोस्तों शंकर जो हैं, शंकर या शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता और हिंदू धर्म के प्रख्यात दार्शनिक थे। बौद्ध धर्म की कई संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल करने के कारण उनको प्रछन्न बौद्ध की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस या वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो उत्तर है 22 मई को। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन दोस्तों ये बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो सही उत्तर है अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह अथवा राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। अगला प्रश्न है, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली थी कब? तो सही उत्तर है कला की जो गंधार शैली है वो कुषाणों के समय में फली फूली थी। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था, गंधार शैली और मथुरा कला शैली। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड में ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में आती हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली से दौलताबाद, देखिए दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? तो सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद के स्थानांतरण का आदेश दिया था। और आप जानते हैं कि बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को या दौलताबाद को राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करिए। इसमें देश और विभिन्न स्थानीय पवनों का मिलान करना है। ऑस्ट्रेलिया में बिली, चीन में दोस्तों टाइफून, फ्रांस में जो है मिस्ट्रल और वेस्ट इंडीज में प्रभंजन या हरिकेन नामक तूफान आते हैं। तो ऑप्शन सी आपका इस आधार पर सही उत्तर हो जाएगा, 2, 3, 4 और 1। अगला प्रश्न है, ग्रांड कैनियन किस नदी में है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है ग्रांड कैनियन दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो नदी पर स्थित है और ये कैनियन लगभग 480 किलोमीटर लंबा, 1828 मीटर गहरा और 6 से 16 किलोमीटर चौड़ा है। अगला प्रश्न है, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो ये थे चंदेल वंश के शासक। दोस्तों खजुराहो में 85 मंदिरों का निर्माण का उल्लेख मिलता है और ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे। ये वैष्णव, शैव, शाक्त धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये स्थल है दोस्तों हम्पी। हम्पी के जो खंडहर हैं वर्तमान के उत्तरी कर्नाटक में हैं और विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर स्थित है। और आपकी जानकारी के लिए दोस्तों हम्पी जो है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, सही जोड़े बनाइए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया, अरविंद घोष ने वंदे मातरम पत्र का संपादन किया, ब्रह्म बांधव उपाध्याय इन्होंने संध्या पत्र का प्रकाशन किया और मोहम्मद अली कामरेड
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही सुमेलन हो जाएगा, 1, 3, 4 और 2। अगला प्रश्न है मौर्य काल में सीता का क्या तात्पर्य होता था? तो सही उत्तर है राजकीय भूमि से प्राप्त आय को मौर्य काल में सीता कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। सूची 1 में वनों की प्रकृति और दूसरे में उनका क्षेत्र दिया गया है। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन ये शिलांग में पाए जाते हैं, मानसूनी वन शिवालिक श्रेणियों में, और समशीतोष्ण जो है ये नीलगिरी के पहाड़ियों पर, और मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका इस आधार पर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2, 1, 4 और 3। अगला प्रश्न है राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? ऑप्शन है आपके आमेर, मेवाड़, मारवाड़ या बीकानेर। तो सही उत्तर है मेवाड़। दोस्तों, मेवाड़ राज्य अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। वहाँ के शासक राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा, और राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर से संधि की थी। अगला प्रश्न है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? ऑप्शन है आपके सूर्य, अल्फा सेंचुरी, ध्रुव या चित्रा। तो सही उत्तर है दोस्तों, पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा सूर्य है। और दोस्तों, सूर्य के बाद जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, अल्फा सेंचुरी एक तारा प्रणाली है जिसमें 3 तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी ए और बी हैं। दोस्तों, प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा है, और ये पृथ्वी से 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है। अगला प्रश्न आपको बताना है कि अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो सही उत्तर है सआदत खां। दोस्तों, अवध का प्रथम नवाब सआदत खां था, और तुरानियों ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी जो स्वतंत्रता प्राप्ति तक बना रहा। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि क्या नाम है, अवध जो है सआदत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। वहाँ उसने अपने भतीजे और उत्तराधिकारी सफदरजंग के माध्यम से स्वतंत्र शासन किया, और स्वयं शाही दरबार में ऊंची राजनीति खेलता रहा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है उत्केंद्र या अधिकेंद्र। दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर है इसको एपी सेंटर या उत्केंद्र या अधिकेंद्र कहा जाता है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो सही उत्तर है 1992। दोस्तों, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग 1992 में एक अधिनियम द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है बंद अर्थव्यवस्था क्या है? तो दोस्तों, क्लोज्ड इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था वो होती है जहां पर न तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। अगला प्रश्न इतिहास से संबंधित है। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, और इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूलना था। इस आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो सही उत्तर है अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास द्वारा की गई थी, और ये चौथे गुरु थे सिखों के। मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान दी थी जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था, और इसी शहर पर अमृतसर शहर की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? महात्मा गांधी मूक नायक सही सुमेलित नहीं है। देखिए, बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया ये भी सही सुमेलित नहीं है। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ ये आपका सही सुमेलित है। BR अम्बेडकर केसरी सही सुमेलित नहीं है। तो देखा जाए दोस्तों, कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, यंग इंडिया का संपादन गांधी जी ने, केसरी बाल गंगाधर तिलक द्वारा, और मूक नायक का प्रकाशन भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन्होंने फरवरी 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही इंडिया हाउस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन रहा था?
तो सही उत्तर है एनी बेसेंट। दोस्तों 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ये दो दृष्टियों से स्मरणीय था। पहला, उग्रवादी जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1907 में कांग्रेस से निष्कासित किया गया था, उनका कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ। और दूसरी बात, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसका मित्र और मार्गदर्शक होता है? तो सही उत्तर है लोक लेखा समिति यानी पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी का मित्र और मार्गदर्शक होता है सीएजी यानी भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का है, डेट याद रखिए। इसके बाद दोस्तों गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 का है। पूना पैक्ट कब है? पूना पैक्ट आपका 1932 में हुआ था, 24 सितंबर 1932 को। और क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। तो जो सही क्रम हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4, 2, 1 और 3, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो सही उत्तर है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हस्ताक्षरित हुआ था। तो सही उत्तर है दोनों पक्षों ने 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न विश्व इतिहास से है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी अमेरिका प्रभावित पश्चिमी जर्मनी और रूस प्रभावित पूर्वी जर्मनी में विभाजित हो गया था, जो 40 वर्षों के अधिक समय के बाद 3 अक्टूबर 1990 दोस्तों 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का पुनः एकीकरण हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारत में न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से संबंधित है, जिसको शॉर्ट में PIL कहा जाता है। तो सही उत्तर है भारत में जनहित याचिका या जुडिशियल एक्टिविज्म जनहित याचिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है अटॉर्नी जनरल। दोस्तों अटॉर्नी जनरल जो है ये महान्यायवादी इनको हिंदी में कहा जाता है, और ये भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है, और इसे भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी कहा जाता है। ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। अगला प्रश्न आसान सा है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी। और किस वर्ष में? दोस्तों 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के लिए यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नए नगर की स्थापना की गई थी, और इसको अपना उसने राजधानी बनाया था। और दोस्तों सिकंदर लोदी कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए उसने अनेक प्रयत्न किए, और एक पैमाना गजे सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया, और वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक या गार्जियन कौन है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना गया है, और यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध या विधि शून्य घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न, और दोस्तों जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक भर्ती परीक्षा के लिए जो सामाजिक अध्ययन या सोशल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र कौन होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है ये 2 अक्टूबर 2009 से इसको मनरेगा नाम दिया गया, जिसको 2006 से प्रारंभ किया गया था, और इसमें बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के किसी वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए आपका सही है। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट
जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों के अलावा 100 प्रश्नों का ये सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट था, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।